अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं जी, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था। देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी डैश व्हेन वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम या डाटा इज इनसफिशिएंट। देखें, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में उसने पूछा है कि वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी जब हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के करीब जाते हैं। देखें, पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के लिए क्या है? के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहां से क्लियर नहीं हो रहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और सिस्टम जो है वो कम से कम दो चार्जेस पे मुश्तमिल होगा। सिंगल चार्ज जो होता है वो सिस्टम नहीं बनाता। सिस्टम तब बनेगा जब चार्जेस दो हों, तीन हों, चार हों, अप टू सो ऑन। कम से कम दो चार्जेस हों तो सिस्टम बनता है, अकेले चार्ज से सिस्टम नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। फॉर्मूला में यही बता रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि व्हेन वी मूव टुवर्ड द चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए थोड़ी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी तो चार्जेस के लिए डिफाइंड है। अगर वो ऐसे कहता कि वन चार्ज इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द अदर चार्ज, फिर हम कोई डिसाइड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे वो सिर्फ एक चार्ज के बारे में बता रहा है और दूसरे चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि डाटा ही उसने पूरा नहीं दिया। सो डाटा इज इनसफिशिएंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक हो गया जी? ओके, सेकंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस डैश व्हेन दे अप्रोच ईच अदर। दो नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या इनसफिशिएंट डाटा। तो देखें, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? फार्मूला हमें यही तो बता रहे हैं, जरा गौर से देखें। अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? के की वैल्यू हमें पता है, एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है, और नीचे है डिस्टेंस। तो अब देखें पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जरा देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के इनटू कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी और नीचे होगा डिस्टेंस। अब बिल्कुल क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी शुरू हो जाएगी? ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ उसने हमें यही तो कहा है कि दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो जब अप्रोच कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, लिहाजा उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ आइए? तो इस केस में आंसर होगा इंक्रीजेस। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसको भी यहीं पे समझ लें। फर्ज कर लें कि ये चार्जेस, एक चार्ज पॉजिटिव होता, दूसरा नेगेटिव होता, अब क्या होता? अब जरा देखिएगा, अब क्या होने वाला है। अब फिर ऐसे होता कुछ, के इंटू एक चार्ज होता पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता नेगेटिव, और नीचे आर एज इट इज आ जाता। अब क्या होता? अब यहां पे ये आ जाता के इंटू, अब नेगेटिव क्वांटिटी आती, ठीक है, अब नेगेटिव क्वांटिटी होती है और नीचे आर। अब जरा देखें, पोटेंशियल एनर्जी एक दफा फिर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक दफा फिर डिस्टेंस डिक्रीज होने से, यानी जब चार्जेस अप्रोच करेंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो डिस्टेंस डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? आप समझें, अब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो फिर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी जब कम होनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। आ गई समझ? तो ये दो एमसीक्यू इसमें कवर हो गए हैं कि अगर चार्जेस दोनों सेम हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाएं, सेम चार्जेस के केस में चार्जेस अगर अप्रोच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं तो अब जब वो चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है। अब हमारा जो केस था, हमारा जो एमसीक्यू था, उसमें दोनों नेगेटिव चार्जेस बताए थे, तो उसके लिए हमने कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट के पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो है इंक्रीजेस, जो कि बनता है ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्जेस +5 जूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी हमें बता दी है +5 जूल्स है, तो इट मींस के वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वर्क करेगी? पॉजिटिव वर्क करेगी, नेगेटिव वर्क करेगी? +5 जूल का वर्क करेगी, या -5 जूल का, या बिल्कुल 0 जूल का, या फिर डाटा ही आपने पूरा नहीं बताया हुआ? तो कैलकुलेट करके हम एक दफा फिर से देखते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला की तरफ हम आते हैं। हमें बता दिया गया कि पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज की कितनी है, +5 जूल्स की है। तो देखें जरा, देखें एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो ये है जो अभी पहले वाले दोनों एमसीक्यूज में आपने देख लिया, लेकिन इससे भी बेसिक एक और फार्मूला है, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला जिससे हमने स्टार्ट लेके ये ऊपर वाला फार्मूला हमने प्रूव किया था। वो बेसिक फार्मूला ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। ठीक हो गया, एक फार्मूला ये है। एक और फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम जो फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ये वाला यूज कर रहे हैं इस एमसीयू के लिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें यही तो कहा है, कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता रहा हूं, आप बताएं फील्ड कैसा वर्क करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड के वर्क को रिलेट करने वाला तो यही फार्मूला है ना। ऊपर वाला तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को रिलेट करने वाला है। मीन्स कि अगर एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं, मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट मैं बन जाऊंगा। तो वो जो फार्मूला है वो मेरे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर रहा है। मुझसे एमसीक्यू में फील्ड का वर्क पूछा गया है, तो फील्ड के वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने वाला ये फार्मूला है। अब जरा देखें, पोटेंशियल एनर्जी उसने हमें बताई है +5 जूल, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दिया +5 जूल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो यहां से वर्क फिर क्या आएगा, वर्क आ जाएगा -5 जूल। तो लें जी, ये वर्क है जो फील्ड कर रही है। फील्ड कितना वर्क कर रही है, -5 जूल्स का। सो करेक्ट आंसर इज कौन सा बनेगा, देखते हैं जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, -5 जूल्स। ठीक है, याद रखें कि अगर यहां पे आपसे पूछा हुआ होता ना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो फिर वो +5 जूल ही होता। अभी मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया कि वो फार्मूला जो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है, उसमें दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी पॉजिटिव होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो फिर फील्ड का वर्क नेगेटिव हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा फील्ड के केस में। ठीक है ना, यह फर्क याद रखिएगा। यहां भी देखें 2 एमसीक्यू कवर हो गए, मुख्तलिफ तरीकों से पूछी जा सकती है एक ही चीज, कॉन्सेप्ट सेम है, मुख्तलिफ तरीकों से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखें, कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किधर है, ये इस चीज को यहां पे देखिएगा एक दफा फिर देखें। फ्री, ये आपका न्यूक्लियस था ऐसे, और ये देखें ये न्यूक्लियस था, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले। अब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनेगा, जब वो एटम से ही बाहर चला जाएगा। एटम से बाहर जाने का मतलब वो इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, ये देखें, ये सपोज कर लें ये एटम के अराउंड ये इन्फिनिटी की बाउंड्रीज हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो वो तो इन्फिनिटी पे चला गया ना। तो इन्फिनिटी पे तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इन्फिनिटी पे 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा चुका है। सो करेक्ट आंसर इज क्या बनता है, करेक्ट आंसर इज 0, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ओके। देखें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, एमसीक्यू करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना है और आंसर करना है। देखें नेक्स्ट 5, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन inside the atom dash as we move towards right across the period in the periodic table। पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने काफी डिटेल से पीरियोडिक टेबल को पढ़ा हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें एक दफा फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की तरफ आते हैं। ये देखें एक दफा फिर से पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला जो दो चार्जेस को रिलेट कर रहे हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब जरा देखें, अब यहां पे इस केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक चार्ज तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा चार्ज जो उस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कैसी बनेगी, के इंटू नेगेटिव डिवाइडेड बाई आर। लें जी, इस चीज को सेव कर लें हम अपने पास। अब जरा देखिएगा, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है। नतीजा क्या होता है,
उसका नतीजा ये निकलता है कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आना शुरू हो जाता है। सो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहा होता है, मींस के आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। तो जब आर डिक्रीज कर रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज। लेकिन लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, फार्मूला क्या बता रहा है आपको, आपकी सिंप्लीफिकेशन बता रही है कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फिर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। आंसर हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में देना होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, देखें जरा, करेक्ट आंसर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। लें जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए नंबर 6 की तरफ। अ चार्ज बी हैज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज ए, इट मींस दैट बोथ ऑफ देम डैश ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, रिपेल, या कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्या है। देखें बहुत आसान है, एक दफा फिर। चार्ज बी, अ चार्ज बी हैज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज बी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, कहां पे, चार्ज ए की इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज ए की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखें जरा, पोटेंशियल एनर्जी जो है, सपोज कर लें कि ये आपका ए चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज ए की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे कहीं बी चार्ज है, इस जगह पे ये बी चार्ज है। तो कहते हैं बी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है ए चार्ज की फील्ड में, वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, अगेन के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। अब कहते हैं कि बी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ए चार्ज की फील्ड में कैसी है, नेगेटिव। तो ये यू का ओवरऑल आंसर कैसा आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ओवरऑल आंसर नेगेटिव है, खुद उसने बता दिया ना कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, तो यू का आंसर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और यहाँ पे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बाय आर सॉरी, नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए के तो होता ही पॉजिटिव है, आर भी, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि फिर Q1 और Q2 की प्रोडक्ट नेगेटिव आई है ना। तो जब Q1 और Q2 की प्रोडक्ट नेगेटिव आई है तो इसका मतलब है दोनों ऑपोजिट चार्जेस हुए ना। तो जब दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे ना, फिर अट्रैक्ट, समझ आ गई। तो करेक्ट आंसर इज क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। ओके, ये था नंबर 6। आते हैं नंबर 7 की तरफ। एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इज। अब याद रखें, जब भी एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाती है तो असल में आपसे पोटेंशियल एनर्जी ही पूछी जा रही होती है, क्योंकि एनर्जी स्टोर होती ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थोड़ी होती है, स्टोर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो जब वो आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बताएं तो इसका मतलब है वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, डाइपोल किसे कहते हैं, डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों मिलकर डाइपोल बना रहे हैं। तो वो जो उन दोनों की कॉम्बिनेशन है, वो जो पूरा एक वो जो डाइपोल बना हुआ है, उसने किस किस्म की एनर्जी स्टोर कर रखी है। तो देखें बहुत आसान ना, डाइपोल जब है तो ये देखें एक दफा फिर से, U पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, यानी पूरे डाइपोल की लेंथ। अब जरा देखें, डाइपोल है तो ये वाला चार्ज है पॉजिटिव, दूसरे वाला चार्ज है नेगेटिव। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कैसी होगी, के तो पहले ही पॉजिटिव है, आर पहले ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बन गई। तो लिहाजा हमारे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जरा, एनर्जी स्टोर्ड इन ऑक्सीजन एटम इज, बिल्कुल वैसे ही है भाई। ऑक्सीजन एटम में, ऑक्सीजन एटम एक डाइपोल की तरह तो चलने नहीं, क्या हम कह सकते बिहेव कर रहे, डाइपोल तो नहीं है ऑक्सीजन का एटम, लेकिन डाइपोल की तरह जरूर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, डाइपोल है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। अब देखें ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या बनेगी, इसी फार्मूला के मुताबिक, देखें जरा, इसी फार्मूला के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, Q1 चार्ज यानी न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव,
Q2 यानी तमाम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव वन की तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम में नहीं होगा, तमाम एटम्स में ऐसे ही होगा, तमाम एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगी। सो करेक्ट आंसर क्या बना इस केस में? ऑप्शन बी। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं नंबर 9 की तरफ। एनर्जी स्टोर्ड इन अ न्यूक्लियस। बहुत आसान। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, सारे के सारे कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव। देखें जरा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। अगेन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो उन तमाम पॉजिटिव चार्जेस की जो प्रोडक्ट होगी वो अगेन क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, न्यूक्लियस के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस की है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, या दूसरे अल्फाज में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाए नंबर 10 की तरफ। Three charges, small q and capital Q are placed at the corners of equilateral triangle of side R. Then the value of capital Q for system to have zero energy stored. यानी पूरे सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड जीरो होनी चाहिए, या दूसरे अल्फाज में पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो बताएं कि कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू जो है इन्हीं स्मॉल क्यू की टर्म में फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं। देख लें जरा, ये देखें जी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास आ गई, ये लें जी। अब यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, और यहाँ पे दोनों चार्जेस जो उसने बताए हैं वो हैं स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड इक्वल है, उसने साइड की लेंथ भी बता दी है आर। अब जरा देखें, टोटल एनर्जी स्टोर जीरो रखनी है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो देखें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी क्या? अब सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो देखें, एक सिस्टम इन दोनों का बनेगा, एक सिस्टम इन दोनों का बनेगा, एक इन दोनों का बनेगा, तो टोटल तीन सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो पहले जरा इन दोनों के लिए देखें, इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो के Q1 की जगह स्मॉल क्यू आ जाएगा, Q2 की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस, जाहिर है यही डिस्टेंस है आर सबका सेम डिस्टेंस है, तो डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया। फिर इन दोनों की एनर्जी स्टोर्ड, इन दोनों की वजह से, तो के क्यू बाय आर, और फिर इन दोनों की वजह से टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तो के अगेन क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। और टोटल एनर्जी सिस्टम की, टोटल एनर्जी जीरो करनी है ना, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो इन तीनों पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर दें। अगले स्टेप में देखें, उसने खुद कहा हुआ है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यू की जगह जीरो पुट कर दें। और साथ ही साथ यहां से देखें, के क्यू बाई आर कॉमन आ रहा है, के क्यू बाई आर कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा कैपिटल क्यू, इधर बचेगा स्मॉल क्यू, इधर बचेगा क्या? इधर बचेगा कैपिटल क्यू। ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा, फर्दर देखें जरा इसको। अब अगले स्टेप में देखें जरा, हमें पता है कि जब दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो आ रही हो तो उनमें से कोई एक जीरो होती है। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू उसने बताई हुई है, आर डिस्टेंस है, तो लिहाजा ये वाली चीज, ये वाला फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता। तो जब ये जीरो नहीं हो सकता तो फिर ब्रैकेट पूरी जीरो हुई, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ब्रैकेट पूरी, यानी टू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल क्यू किसके इक्वल आ गया? माइनस क्यू बाई टू के इक्वल आ गया। लें जी, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं जरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा। -q/2 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है जी। आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अनदर पॉजिटिव चार्ज क्यू इनसाइड द स्फीयर हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्फीयर के अंदर पड़े हुए चार्ज की? तो बहुत ही आसान है ये भी, देख लें इसको। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लाइक इस तरह से करके ना, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी अमाउंट इसने बता दी कैपिटल क्यू। ठीक हो गया, ये सफियर का सेंटर है। अब सफियर के अंदर कहते हैं किसी भी पॉइंट पे एक और चार्ज रख दिया, किसी भी पॉइंट का है या सेंट्रल पॉइंट का है, फर्क तो इससे नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक इट अगेन। अनदर पॉजिटिव चार्ज क्यू इनसाइड द सफियर, किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट पे लाके उस चार्ज क्यू को रख देता हूँ, लाइक ऐसे करके ना, ये क्यू चार्ज मैंने इधर लाके रख दिया। ठीक है,
अब कहता है कि बताएं इस पॉइंट क्यू पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, कैसी होगी। देखें बहुत आसान, हमें इससे क्या गर्ज है, कहाँ पे रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब उसने कहा ये दोनों चार्जेस ही पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो देखें पहला चार्ज जो है उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सॉरी उसका भी साइन पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले का भी साइन पॉजिटिव होगा, और नीचे डिस्टेंस तो होता ही पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिस्टम की पॉजिटिव होगी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12। कहता है सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल वैसे ही है, सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, another positive charge q placed at different points inside and outside the sphere, then choose the correct option। इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करें। अच्छा ये करेक्ट ऑप्शन तो बाद में चूज होगा, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना जरूरी है। ये 2-3 मिनट लगा के इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ से आंसर आइडेंटिफाई करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जरा गौर से देखिएगा इस चीज को जो मैं समझाने वाला हूँ। देखें अगेन ये मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं क्यू का नाम दे देता हूँ। ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से आगे आके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, अभी ऊपर एक एमसीक्यू में आपको मैं बता चुका हूँ और आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है डिटेल से कि पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला एक तो ये वाला है जो बार बार हम यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, एक तो ये, एक इससे भी जो बेसिक फार्मूला है, जिस फार्मूले से ये निकला था वो बेसिक फार्मूला के वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर फील्ड की टर्म में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय बाय फील्ड, ये है। ठीक है, तो खैर हम यही वाला भी फिलहाल यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी है, फील्ड से बाहर के सारे पॉइंट्स इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो, यानी सेकंड चार्ज क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज अगर मैं इधर रखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और जैसे जैसे उसको मैं करीब लाना शुरू करूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फील्ड में इन हुआ तो इसने, इस वाले चार्ज ने उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। जब वर्क करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा करते 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 यहां तक पहुंचाते पहुंचाते तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है आने वाले पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां तक तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे याद रखें, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूं। इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट पी पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ये इन्फिनिटी से पी तक लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क जो है वो पॉइंट पी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आगे फर्दर अब जरा देखिएगा, यहां तक तो काम आसान है, आगे भी आसानी है, मुश्किल नहीं है। अब आगे जरा देखें, अब अगर मैं उसी चार्ज को, क्यू चार्ज को, छोटा चार्ज जो मैं मूव करवा रहा हूं, जिसको मूव करवा रहा हूं, उसी क्यू चार्ज को अगर मैं पी से मजीद सेंटर तक लेके आऊं, अब मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पिछले टॉपिक में कि इनसाइड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब पी से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पी से यहां तक लाने में मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? नो, बिकॉज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? क्यू ई। ये देखें जरा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ही जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो तो वर्क क्या होता है? वर्क तो होता है ना फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो ऑटोमेटिकली वर्क भी जीरो। आई समझ? तो इसका मतलब है पी से लेके सेंटर तक लाने में मुझे किसी किस्म का कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जब वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब है पी से लेके सेंटर तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है। समझ आ गई बात की? तो इसलिए इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया? तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट इनसाइड, कांस्टेंट। ठीक है ना? अब जरा देखें, अब आपके लिए आसान हो गया, दोबारा उन ऑप्शंस की तरफ मैं आता हूं। अब आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें, तो इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड से ज्यादा होगी, तो जवाब है यस, कि आउटसाइड पोटेंशियल, आउटसाइड का अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, फर्दर दोबारा इसकी तरफ देखिएगा, ये अगर आउटसाइड का पॉइंट है
और इनसाइड का ये वाला पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा, जबकि सेंटर तक लाने के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में मजीद वर्क करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है इनसाइड लाने के लिए वर्क आउटसाइड से ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। और एक बात और, कि जितना वर्क करना पड़ रहा था मुझे इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में, उतना ही वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से सेंटर तक लाने में। तो इसका मतलब है सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। क्यों? वर्क कैसे इक्वल हो गए? इन्फिनिटी से सरफेस का और इन्फिनिटी से सेंटर का वर्क कैसे सेम हो गए? क्योंकि मजीद सरफेस से सेंटर तक लाने में वर्क जो नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए सरफेस का वर्क और सेंटर का वर्क सेम है। तो इसलिए सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी और सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। यहां पे ये भी लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड, इनसाइड का कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के बराबर ही होगी। ठीक है जी, काफी डिटेल से अब बता दिया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये एमसीक्यू आपके लिए कोई मसला होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। तो देखें जरा इसको, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनसाइड की पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड से फिर ज्यादा ही होगी। ये वाला ऑप्शन तो गलत है, आउटसाइड की तो ज्यादा हो नहीं सकती, इनसाइड और आउटसाइड की सेम भी नहीं हो सकती, क्योंकि एडिशनल वर्क हमें करना पड़ रहा है सरफेस तक लाने के लिए, और डाटा भी इंसुफिशिएंट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 13, इसी से रिलेटेड है। इन स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यू नंबर 12, इसी एमसीक्यू नंबर 12 के बारे में ही बता पूछा गया एक और, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? सेंटर में, सरफेस पे, इक्वल या इनसुफिशिएंट डेटा? डेफिनेटली इक्वल। अभी तो आपको समझाया ऊपर वाले एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 12 में ही समझा दिया ना डिटेल से कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की और पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड जो हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें नंबर 14, a surface a sphere is charged uniformly with 5 microcoulomb charge, radius of sphere is 5 millimeter, a charge of 1 microcoulomb is placed in the interior at the distance of 3 millimeter from the center, energy stored in the system is, तो सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हमने फाइंड करना है। तो देख, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम की बात अगर वो कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना। अभी तो बताया आपको कि एनर्जी स्टोर्ड कहें या पोटेंशियल एनर्जी कहें, एक ही चीज के दो नाम है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है। और फिर अभी ऊपर एमसीक्यू नंबर 12 में आपको मैं समझा के आया हूं कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी और इंटीरियर के किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। तो अब अगर इंटीरियर की पोटेंशियल एनर्जी हमसे उसने पूछी है, क्योंकि 3 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर की अगर वो बात कर रहा है, ये देखें 3 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर की बात कर रहा है, तो ये उसके ये वाला जो पॉइंट जो 3 मिलीमीटर पे है वो इंटीरियर में ही होगा ना, क्योंकि रेडियस तो इसका 5 मिलीमीटर है। तो 3 मिलीमीटर के सेंटर से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो तो इनसाइड होगा। तो इनसाइड की पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, इंटीरियर की वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, बात ही खत्म होगी। ठीक हो गया। तो देखें जरा मैं सोल्व करके अब आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे अब जो हमें बताया हुआ है चार्ज जो सफियर का है वो कितना है, सफियर का जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम। सफियर का चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, रेडियस उसका है 5 मिलीमीटर। ठीक हो गया। और हमने 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे फाइंड करना है, और जो चार्ज हमने मूव करवाना है, जो दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू चार्ज, वो कितना है, वो है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा जरा इस चीज को, ये देखें, ये स्फीयर है हमारे पास, लाइक ऐसे करके, ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से ये इसका जो रेडियस है ये है 5 मिलीमीटर का, और ये है वो पॉइंट जो कि 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने फाइंड करने का क्या है, ये 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो अभी जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी और इनसाइड किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा सेम होती है, तो मैं सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा। ठीक है। अब सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यानी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 की पावर -6, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, -6 डिवाइडेड बाय सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो डिस्टेंस भी सरफेस का ही होगा जो कि 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स।
सिंप्लीफाई कर लें। 9 5 कितना बनता है, 9 5 बन जाएगा, सॉरी ये 5 और 5 को तो कैंसिल कर दें, बाकी बचेगा 9। जबकि इनको अगर कंबाइन करें तो 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, तो मिलकर 10 की पावर 0 बन जाएगा। और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 9 × 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 जाउल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। लास्ट देखें, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ फाइंड करना है इन द इंटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इन द इंटीरियर, अभी आपको बताया ऊपर एमसीक्यू नंबर 12 से ये चीज समझानी शुरू की, उससे ऑनवर्ड एमसीक्यू नंबर 12 से या 11 से समझानी शुरू की थी, मेरा ख्याल 12 था, 12 में काफी डिटेल से मैंने बताया था, लेट मी चेक इट अगेन। यस, एमसीक्यू नंबर 12 के कॉन्टेक्स्ट में काफी डिटेल से ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इनसाइड किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर आप मूव करते हैं, डिस्टेंस कवर करते चले जाएं, पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो फिर ग्राफ किस तरह का बनेगा, जरा देखें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दरमियान। ये देखें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ, ये है डिस्टेंस, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ किस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की सेम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये ऐसा ग्राफ बना, मतलब के हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राफ। तो देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यस ये वाला। ठीक है जी। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 3। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।